Hello, it's a very lovely good evening from here in Delhi, and as always, hope that each one of you are absolutely fine, happy, and of course in fine spirits. And as always, we too on our part pray to the Almighty to give you supreme amount of health, happiness, and of course joy. तो बेटे इन शब्दों के साथ अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही फॉर्मिडेबल टॉपिक, इंडियाज 103। इंडियाज 103 ईयर ऑफ शीट्स है, बताने की मुझे जरूरत नहीं है। इंडियाज 103 सबको मालूम है कि इसका ताल्लुक जो है वो बिजनेस कॉम्बिनेशन इन कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग से है, और ये बड़ा अहम फॉर्मिडेबल और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम पिछले 4-5 साल के अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर्स को देखें तो तकरीबन हर क्वेश्चन पेपर में इस चैप्टर में से क्वेश्चन आया हुआ है। अब इंडियाज 103 जिसका कि ताल्लुक बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग से है, हालांकि हम अब इतना लंबा वर्ड बार बार नहीं बोलेंगे, बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, सिंप्लिसिटी के लिए हम सिर्फ बिजनेस कॉम्बिनेशन बोलेंगे। इंडियाज 103 जो कि बेस्ड है IFRS 3 पर, करेक्ट। ऑफ कोर्स ये अप्लाई करता है बिजनेस कॉम्बिनेशंस पर, तो जाहिर है कि पहले हमें जरा स्टैंडर्ड के बारे में मालूम होना चाहिए। और जहां तक इस पर्टिकुलर चैप्टर का सवाल है, जो हमारे नोट्स हैं, हम बाद में देखेंगे कि हमने नोट्स में तकरीबन 18 से 20 सेक्शंस रखे हुए। 18 से 20 सेक्शंस का मालूम मतलब क्या हुआ, जैसे कि फर्स्ट सेक्शन है उसका ताल्लुक है क्वेश्चंस रिलेटेड टू NCI, गुडविल कैलकुलेशन एटसेट्रा। इसी तरह जैसे सेक्शन 2 है उसका ताल्लुक है कॉमन कंट्रोल से। तो कुल मिलाकर के हमने 18 से 20 सेक्शंस रखे हुए हैं, जो अपने आप में इस बात का सबूत है कि ये चैप्टर जो है कितना लंबा है, करेक्ट। इंपॉर्टेंट तो है ही, और ये चैप्टर की लंबाई चौड़ाई भी काफी ज्यादा है। एनीवे, तो चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं। बिकॉज ये फॉर्मिडेबल चैप्टर है तो इसलिए अब हमें थोड़ा सा ज्यादा अटेंटिव होकर इसको पढ़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूंगा टफ चैप्टर है, थोड़ा सा हमें मेहनत करनी पड़ेगी, डेट्स ऑल। समझने की कोशिश करें। सबसे पहले तो इंडियाज 103 जैसा कि मैंने कहा अप्लाई होता है बिजनेस कॉम्बिनेशन पर। बिजनेस कॉम्बिनेशन सबको वैसे बिजनेस कॉम्बिनेशन का मतलब भी पता है। मोस्टली यू आर वेल अवेयर ऑफ व्हाट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन। इससे पहले कि मैं बिजनेस कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊं, मैंने ये तो बताया कि इंडियाज 103 अप्लाई होता है बिजनेस कॉम्बिनेशंस पर, लेकिन इससे पहले कि हम बिजनेस कॉम्बिनेशन का मतलब समझें, पहले ये समझने की कोशिश करें। सपोज कोई एंटिटी है, लेट अस से एंटिटी ए है। इस एंटिटी ने मान लेते हैं कि एंटिटी बी के 70% शेयर्स खरीद लिए। जितनी भी एंटिटी बी की शेयर कैपिटल है उसमें से 70% स्टेक्स जो है इस एंटिटी ने खरीद ली। इसका मतलब सपोज हम सिंप्लिसिटी के लिए मान लें कि जो कंपनी बी है उसके 1 लाख शेयर्स है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख, और हम ये भी मान लेते हैं कि एक शेयर 10 रुपए का है। अब कंपनी बी के टोटल 1 लाख शेयर्स हैं, अगर 1 लाख शेयर्स में से 70% शेयर कंपनी ए के हाथ में आ जाएं तो इसका क्या मतलब होगा। अब इस लेवल पे ये बताते हुए अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन आपको मालूम है इसका मतलब ये हो गया कि जो कंपनी बी है अब वो हमारे पूर्ण नियंत्रण में है, हमारे पूरे कंट्रोल पे है। आपको मुझसे बेहतर मालूम है कि अगर किसी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर कैपिटल हमारे हाथ में आ जाएं तो बिकॉज किसी कंपनी में मेजॉरिटी डिसीजंस वोटिंग राइट से पास होते हैं, और अब बिकॉज हमारे पास 70% ऑफ शेयर्स हैं तो इसका मतलब 50% से ज्यादा के वोटिंग राइट्स अब हमारे हैं, तो हम जो चाहेंगे वो इस कंपनी से कराएंगे, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर अब हमारा मेजॉरिटी कंट्रोल है, मेजॉरिटी शेयर हमारे पास है। तो जब किसी दूसरी एंटिटी के 50% से ज्यादा स्टेक्स अगर हमारे हाथ में आ जाएं तो इसका मतलब वो कंपनी का कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाता है। तो मान लेते हैं कि कंपनी ए ने कंपनी बी के 70% स्टेक्स खरीद लिए। अब ये जो कंपनी के टोटल शेयर्स हैं, जैसा कि मैंने कहा, उसमें से 70% तो कंपनी ए के पास है, तो बाकी जो 30% शेयर्स हैं जाहिर है कि वो भी शेयर होल्डर्स के पास होंगे। सिंप्लिसिटी के लिए हम उनको अदर शेयर होल्डर्स बोल देते हैं, वो अदर शेयर होल्डर्स के पास है। बाकी 70% हमारे पास है, लेकिन हमारे पास जब 70% शेयर्स हैं तो हमारा इस कंपनी के ऊपर कंट्रोल है। लेकिन जो बचे हुए शेयर होल्डर्स हैं, भले ही उनके पास 30% शेयर्स हैं, लेकिन उनका कंट्रोल इसके ऊपर नहीं है। इसलिए जो बचे हुए शेयर होल्डर्स होंगे उनको हम नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होल्डर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉन कंट्रोलिंग
इंटरेस्ट होल्डर, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होल्डर्स। इंटरेस्ट होल्डर्स, इंटरेस्ट का मतलब यहां हिस्से से है। जब मैं किसी कंपनी के शेयर खरीदता हूं तो उस कंपनी में कुछ हिस्सा मेरा हो जाता है। तो 30% जो शेयर होल्डर्स हैं वो उनका कुछ हिस्सा तो है, लेकिन उनका इस कंपनी के ऊपर कंट्रोल नहीं है। इसलिए इंड एस 103 की जो टर्मिनोलॉजी है उसके अंतर्गत हम इनको नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होल्डर बोलेंगे। पहले तो यह समझ में आना चाहिए। और जो कंपनी ए है, अगर अकाउंटिंग लैंग्वेज का हम यूज करें तो हम कह सकते हैं कि ये अब पेरेंट एंटिटी है, ये एक पेरेंट एंटिटी है। और कंपनी बी, बिकॉज अब कंपनी बी को हमारा कहना मानना पड़ेगा, वो हमारे नियंत्रण में है, इसीलिए कंपनी बी को हम सब्सिडियरी कंपनी बी कह सकते हैं। ये रफ वर्क है, अभी आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें मैं फेयर में लिखाऊंगा, तुम्हें मालूम ही है। तो मैंने इस एग्जाम्पल के सहारे तुम्हें यह बताने की थोड़ा सा कोशिश करी कि किस तरह से कंट्रोल हमारे पास आता है, नंबर एक, और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होल्डर का क्या मतलब है। सपोज मैं इस कंपनी के 100% शेयर खरीदता, सपोज मैं 100% शेयर अगर इस कंपनी के खरीद लेता, तो क्या इस केस में कंपनी ए के पर्सपेक्टिव से कोई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होल्डर होते? कोई भी नहीं होते, क्योंकि 100% कंट्रोल हमारे हाथ में है, तो कोई बचे हुए शेयर होल्डर है ही नहीं। तो तब उस केस में इस कंपनी का कोई भी एनसीआई या नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होल्डर नहीं माना जाता। अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या है और बेसिकली इंड एस 103 का उद्देश्य, मकसद, ऑब्जेक्टिव क्या है। धीरे धीरे हम सब समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले कुछ बारीक चीजें पहले समझ लें। इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ा देते हैं। कंपनी ए ने कंपनी बी में 70% स्टेक्स खरीदे, 70% स्टेक्स खरीदे। बिकॉज ये कंपनी हमारे नियंत्रण में है, तो हम ये तो कहेंगे ही कि इस कंपनी का कंट्रोल अब हमारे हाथ में आ गया है। मान लेते हैं कि हमने ये शेयर सिंप्लिसिटी के लिए 1/4/2023 को खरीदे। कंपनी बी के 70% स्टेक्स कंपनी ए ने 1/4/2023 को खरीदे, तो इसको हम बोलते हैं डेट ऑफ कंट्रोल, क्योंकि इस दिन इस कंपनी का कंट्रोल या नियंत्रण हमारे हाथ में आ गया। नंबर 1, हम कहेंगे कि कंपनी ए ने कंपनी बी का कंट्रोल इस तारीख को हासिल कर लिया, और कैजुअली हम कह सकते हैं कि कंपनी ए ने कंपनी बी को एक्वायर कर लिया। कंपनी ए एक्वायर्ड कंपनी बी हम कह सकते हैं, हालांकि बहुत से लोग एक्वायर का मतलब बहुत गलत सेंस में भी ले लेते हैं, और वहीं से फिर आगे की जो क्वेश्चंस होते हैं उनको समझने में या उसकी अकाउंटिंग को समझने में प्रॉब्लम आती है। कई बार जब हम कहते हैं कि कंपनी ए ने कंपनी बी को ले लिया, इनफैक्ट इस पूरे चैप्टर में जब भी मैं ये बोलूं कि कंपनी ए ने कंपनी बी को एक्वायर कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी बी का अस्तित्व खत्म हो गया। कंपनी बी का अस्तित्व अभी भी है, सिर्फ ये है कि हमने एक्वायर करने का मतलब है कि इस कंपनी का नियंत्रण या कंट्रोल हमने एक्वायर कर लिया है, ये कंपनी हमारी टर्म्स पे चलेगी, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं है। तो याद ये रखना कि इस पूरे चैप्टर में जब हम कहेंगे, पूरे बिजनेस कॉम्बिनेशन के इस चैप्टर में या इंड एस 103 में जब मैं कहूंगा कि कंपनी ए एक्वायर्ड कंपनी बी, तो मेरा कहने का मकसद उस वक्त ये होगा कि कंपनी ए ने कंपनी बी का कंट्रोल एक्वायर कर लिया। कंट्रोल वैसे तो कैसे एक्वायर करा जा सकता है, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं, हालांकि ये चीज कंट्रोल के बारे में हम ज्यादा इंड एस 110 में पढ़ेंगे, क्योंकि इंड एस 110 जो है कंट्रोल से डील करता है। इंड एस 110 जो कि कंसोलिडेशन नाम का एक चैप्टर है आपका, जो कि बहुत हैवी चैप्टर है, तो उसमें हम कंट्रोल के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। कंट्रोल वैसे तो अधिकतर केसेस में वोटिंग राइट्स के थ्रू आता है, जैसा कि अभी मैंने बताया। अगर किसी दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा के स्टेक्स हमारे पास हैं, एक तो कंट्रोल हमारे पास इस तरीके से आ सकता है, जैसा कि मैंने बताया कि ए ने बी के 70% शेयर्स खरीदे, तो ये मोर देन 50% है, तो इसलिए बी का कंट्रोल हमारे हाथ में है। लेकिन कंट्रोल कभी कभी ऐसे भी आ सकता है। मान लेते हैं कि कोई कंपनी सी है, उसने कंपनी डी के केवल 40% शेयर खरीदे। अगर कंपनी सी ने बी के 40% शेयर खरीदे, तो टेक्निकली कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि ये लेस देन 50% है। लेकिन हम मान लेते हैं कि सी और डी में एक एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट ये है कि जो कंपनी डी है उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनको कंपोज करने का अधिकार कंपनी सी का होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंपोज करने का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का, रीअपॉइंट करने का, हटाने का, उनके रेम्यूनरेशन को सेट करने का तमाम अधिकार कंपनी सी के पास होगा। तो इवन दो इस केस में मेरे पास 50% से ज्यादा के वोटिंग राइट्स नहीं है,
लेकिन मेरे पास दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपोज करने का अधिकार है, तो मैं कहूंगा कि कंट्रोल मेरे पास आएगा। कंट्रोल कभी कभी ऐसे भी आ सकता है। मान लेते हैं कंपनी ई है और कंपनी ई ने कंपनी एफ के केवल लेट अस से 25% शेयर खरीदे, तो 25% वोटिंग राइट्स हमारे हाथ में है, तो जाहिर है वोटिंग राइट्स के आधार पर तो कंट्रोल हमारे पास नहीं है। लेकिन कभी कभी मैंने कहा कुछ एग्रीमेंट हो जाता है, सेपरेट एग्रीमेंट हो जाता है, दोनों कंपनी आपस में सलाह मशवरा कर करके कुछ डिसाइड कर लेती है। मान लेते हैं कि इन दोनों कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बीच में सलाह मशवरा हुआ कि जो कंपनी ए है, कंपनी ए के पास राइट होगा कंपनी एफ की रेलिवेंट एक्टिविटीज को डायरेक्ट करने का। रेलिवेंट एक्टिविटीज, अब रेलिवेंट एक्टिविटीज के बारे में मैंने कहा हम इंड एस 110 में पढ़ेंगे। रेलिवेंट एक्टिविटीज का सिंपल वर्ड्स में यहां पर यह समझ लो कि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए जो अहम एक्टिविटीज होती है, जिस पर कि कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का रिटर्न डिपेंड करता है, जैसे कि कंपनी की फाइनेंशियल पॉलिसी, ऑपरेशनल पॉलिसी एटसेट्रा। तो इस तरह की तमाम रेलिवेंट एक्टिविटीज को डायरेक्ट करने की पावर अगर कंपनी ए के पास है एग्रीमेंट के थ्रू, तो इस केस में भी मैं कहूंगा कि इस कंपनी का कंट्रोल हमारे पास है। तो तुमने देखा कि कंट्रोल एक्चुअली, मैंने कहा अधिकतर तो वोटिंग राइट्स के थ्रू ही पहुंचता है, लेकिन कंट्रोल एग्रीमेंट के थ्रू भी पहुंच सकता है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? ये मैंने सिर्फ थोड़ा सा तुम्हें बताने की कोशिश करी। अब मान लेते हैं कि एक कंपनी ए है और कंपनी ए ने कंपनी बी को एक्वायर करा। बताओ, जब मैंने ये कहा कि कंपनी ए ने कंपनी बी को एक्वायर करा, तो मेरा कहने का क्या मतलब है? अभी मैंने आपको कहा कि इस पूरे चैप्टर में जब मैं बोलूंगा कि एक एंटिटी ने दूसरी एंटिटी को एक्वायर करा, तो इसका मतलब है दूसरी एंटिटी का हमने कंट्रोल एक्वायर करा है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब कंट्रोल कैसे आ सकता है वो मैं आपको बता ही चुका हूं। अधिकतर वो वोटिंग राइट्स के थ्रू आता है, लेकिन वो एग्रीमेंट्स के थ्रू भी आ सकता है। खैर, कंपनी ए एक्वायर्ड कंपनी बी का मतलब है कंपनी ए एक्वायर्ड कंट्रोल ऑफ कंपनी बी। अब अकाउंटिंग लैंग्वेज में जिस कंपनी ने कंट्रोल हासिल करा या जिस एंटिटी ने दूसरी एंटिटी को एक्वायर करा, इसको अब हम एक्वायरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्वायरर। इंड एस 103 की परिभाषा में अब हम इसको एक्वायरर कंपनी बोलेंगे। तुम्हें याद होगा, इससे पहले तुमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एस 14 वगैरह करा हुआ है, अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन, रिकंस्ट्रक्शन नाम के चैप्टर्स इससे पहले के लेवल पे आपने करे होंगे। ठीक है, तो तब आप यूज करते थे ट्रांसफरर और ट्रांसफरी कंपनी। अब उस तरह की टर्मिनोलॉजी यहां यूज नहीं होगी, और जो कंपनी बिजनेस हासिल कर रही है, कंट्रोल ले रही है, दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है, तो हम उसको बोलेंगे एक्वायरर। और जिस कंपनी को लिया जा रहा है या जिस कंपनी का कंट्रोल लिया जा रहा है, उसको हम बोलेंगे एक्वायरी कंपनी। एक्वायरी, डबल ई, एक्वायरी कंपनी। पहले तो तुम्हें एक्वायरर और एक्वायरी का मतलब समझ में आना चाहिए इस इंड एस की परिभाषा के तहत। अब इंड एस 103 बेसिकली किस लिए बना है? इंड एस 103 कब अप्लाई होगा, पहले तो यह भी मालूम होना चाहिए। सपोज मैं एक कंपनी हूं और मैंने कंपनी बी को टेक ओवर करा, और जब मैं बार बार तुम्हें कह रहा हूं, जब भी मैं कहूं मैंने टेक ओवर करा, मैंने एक्वायर करा, तो इसका मतलब मैंने इस पे कंट्रोल हासिल कर लिया किसी भी तरीके से, चाहे वोटिंग राइट से, चाहे एग्रीमेंट से। तो मैंने इस कंपनी को टेक ओवर करा, मैं एक्वायरर कंपनी हूं और ये एक्वायरी कंपनी है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करेगी तो इंड एस 103 अप्लाई होगा या नहीं होगा? तो पहले तो यह समझना जरूरी है, इंड एस 103 कब अप्लाई हो सकता है? अगर मैं जिस कंपनी को टेक ओवर कर रहा हूं वो बिजनेस है। बिजनेस, सर ये क्या मतलब हुआ? ये तो कंपनी है तो इसका बिजनेस तो होगा ही नहीं। अगर ये बिजनेस की परिभाषा को कंप्लीट कर रही है जो कि इंड एस 103 में दी हुई है। अगर मैं किसी कंपनी को टेक ओवर कर रहा हूं और वो कंपनी जो है बिजनेस की परिभाषा को संपूर्ण रूप से पूरा कर रही है, तो तब यह कहा जाएगा कि इंड एस 103 इस पे अप्लाई होगा। मैं कहना क्या चाहता हूं, एक्चुअली इंड एस 103 ने एक टर्म कॉइन करी है, एक टर्म इजाद करी है जिसको कि बिजनेस कहा जाता है। बिजनेस के बारे में इंड एस 103 क्या कहता है कि बिजनेस का बेसिकली मतलब है इनपुट प्लस प्रोसेसेस। क्या मतलब है? इनपुट प्लस प्रोसेसेस।
इनपुट प्लस प्रोसेसेस इज इक्वल टू आउटपुट। बस इंड एस 103 इतना कह के खामोश हो जाता है। बिजनेस इज नथिंग बट इनपुट प्लस प्रोसेस इज इक्वल टू आउटपुट। अब इसका क्या मतलब निकला? इसका यह मतलब निकला कि मैं अगर किसी एंटिटी को ले रहा हूं तो मैं उस एंटिटी के इनपुट और प्रोसेसेस को टेक ओवर कर रहा हूं। और इनपुट का बेसिकली क्या मतलब है? ग्रुप ऑफ एसेट्स। ग्रुप ऑफ एसेट्स, ग्रुप ऑफ एसेट्स। और प्रोसेसेस का मतलब सिंपल वर्ड्स में एक्टिविटीज, सेट ऑफ एक्टिविटीज, सेट ऑफ एक्टिविटीज, सेट ऑफ एक्टिविटीज। इनके तमाम ग्रुप ऑफ एसेट और इनके सेट ऑफ एक्टिविटीज को मैं कंबाइन कर करके कुछ आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता हूं। आउटपुट का मतलब सिंपल वर्ड्स में है कि मैं कुछ रिटर्न हासिल कर सकता हूं। तो अगर मैं ये कहता हूं कि मैंने किसी एंटिटी का बिजनेस टेक ओवर करा, तो इसका मतलब है मैं उस एंटिटी के ग्रुप ऑफ एसेट्स को ले रहा हूं, उसकी तमाम टेक्निक्स को, सेट ऑफ एक्टिविटीज का मतलब है उसकी टेक्निक्स को, उसकी नॉलेज को, उसकी टेक्निकल नो हाउ को, उसका टेक्निकल एक्सपर्टीज को मैं टेक ओवर कर रहा हूं। और उन दोनों को कंबाइन करके मैं इस पोजीशन में हूंगा कि मैं कुछ आउटपुट यानी कि कुछ रिटर्न हासिल कर सकूं। रिटर्न किसी भी फॉर्म में हो सकता है, प्रॉफिट्स के फॉर्म में, डिविडेंड के फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में। इज इट क्लियर टू यू? यानी कि जब हम ये कहेंगे कि हमने किसी एंटिटी को टेक ओवर करा, किसी एंटिटी का हमने कंट्रोल हासिल करा, तो ये जरूरी है कि जिस एंटिटी को हम ले रहे हैं दैट मस्ट मीट द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। उस एंटिटी को बिजनेस की परिभाषा को पूरा करना जरूरी है, जिसको हम सिंपल अल्फाजों में कहेंगे कि वो एंटिटी एक बिजनेस होनी चाहिए। बिजनेस का मतलब है सिंपल वर्ड से कि हम उसके ग्रुप ऑफ एसेट्स और एक्टिविटीज को ले रहे हैं और उन दोनों को हम कंबाइन कर करके कुछ रिटर्न हासिल कर सकते हैं। तो इंड एस 103 तभी अप्लाई होगा जब कोई एंटिटी किसी दूसरी एंटिटी को टेक ओवर करेगी, उसका कंट्रोल हासिल करेगी और वो एंटिटी अपने आप में बिजनेस की परिभाषा को पूरा करती है, तब इंड एस 103 अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एंटिटी ए ने एंटिटी बी से मान लेते हैं 2 मशीन खरीदी, 2 मशीन्स खरीदी। तो यहां हम कोई ग्रुप ऑफ एसेट्स और टेक्निक्स वगैरह या इनपुट्स और प्रोसेस दोनों नहीं ले रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो यहां इंड एस 103 अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि अब की बार जब मैं ये कहूंगा मैंने एंटिटी बी का नियंत्रण हासिल करा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने केवल 2 मशीन्स हासिल करी हैं, तो दैट इज नॉट मीटिंग द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। इस केस में इंड एस 103 अप्लाई नहीं होगा। इज इट क्लियर टू यू? अब आपको यह समझ में आना चाहिए, पहले तो इंड एस 103 कब अप्लाई होगा? जब एक एंटिटी किसी दूसरी एंटिटी को एक्वायर करेगी, टेक ओवर करेगी, इनडायरेक्टली इसका मतलब है उसमें कंट्रोल हासिल करेगी और वो एंटिटी बिजनेस की परिभाषा को पूर्ण करती होगी, तो तभी इंड एस 103 का जो है वो एप्लीकेबिलिटी आएगी। अब दूसरी चीज, एंटिटी ए ने एंटिटी बी को टेक ओवर करा, 70% स्टेक्स इस पे हासिल करे। हम उसी एग्जाम्पल को आगे चल रहे हैं लेकर के, करेक्ट? अब जब आप किसी एंटिटी को टेक ओवर करेंगे तो अगर तो आप उस एंटिटी के पूरे शेयर लेंगे तब तो एनसीआई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। एनसीआई मैंने बोला था नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होल्डर। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि जो बी की 100% शेयर कैपिटल है उसमें से 70% शेयर अब कंपनी ए के पास हैं, तो इसका मतलब कंपनी ए के जितने भी शेयर्स हैं अब कहा जा सकता है वो 2 पार्टियों के हाथ में है। एक तो कंपनी ए के हाथ में 70% है और बाकी 30% जो डिफरेंट शेयर होल्डर हैं उनके लिए हम एक टर्म यूज कर देंगे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होल्डर। यानी कि हम कह सकते हैं कि कंपनी की जितनी भी शेयर कैपिटल है, कंपनी बी की जितनी भी शेयर कैपिटल है वो कंपनी ए के हाथ में है और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होल्डर के हाथ में। मैंने बताया इनको नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होल्डर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये भी इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, इनके भी इस कंपनी में इंटरेस्ट है, लेकिन इनका कंट्रोल इस कंपनी के ऊपर नहीं है, इसलिए इनको हम नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होल्डर बोलेंगे और हमारा इस कंपनी के ऊपर कंट्रोल है। अब ये स्टैंडर्ड क्या कहता है कि जब कोई एंटिटी किसी दूसरी एंटिटी पे कंट्रोल हासिल करती है, मान लेते हैं हमने इस दिन कंट्रोल हासिल करा जिस दिन हमने इन्वेस्टमेंट करी, क्योंकि जिस दिन हम इन्वेस्टमेंट करेंगे इस कंपनी के ऊपर उसी दिन कंट्रोल हमारे पास आएगा। इसको हम सिंप्लिसिटी के लिए डेट ऑफ कंट्रोल DOC या डेट ऑफ एक्विजिशन बोलेंगे।
करेक्ट, डेट ऑफ कंट्रोल या डेट ऑफ एक्विजिशन बोलेंगे। जिस दिन ऐसा होगा, और हम ये मान के चलेंगे, ऑनेस्टली स्पीकिंग तुम्हें इस लेवल पे कभी भी ये फाइंड नहीं करना पड़ेगा कि एंटिटी दूसरी एंटिटी बिजनेस है या नहीं, क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ इतना ही दिया होगा कि कंपनी ए ने कंपनी बी के इतने इतने % शेयर एक्वायर करे। तो तुम हमेशा ये मान करके चलोगे कि जिस कंपनी को लिया जा रहा है वो बिजनेस की परिभाषा को मीट कर रही है। करेक्ट। इस दिन आपने कंट्रोल हासिल करा। अब आप एक जनरल एंगल से सोचें, अगर आप किसी कंपनी को टेक ओवर करेंगे, जिस दिन आपने टेक ओवर करा तो इसका मतलब क्या हुआ? जब मैं कह रहा हूं आपने कंपनी बी को टेक ओवर कर लिया, तो इसका मतलब कंपनी बी के जितने भी एसेट्स हैं, करेक्ट, और कंपनी बी की जितनी भी लायबिलिटीज हैं, इनडायरेक्टली वो अब सारे आपके नियंत्रण में आ गए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अब कंपनी बी पे आपका कंट्रोल हो गया, और बताने की जरूरत नहीं कि कंपनी बी आपकी अब ये सब्सिडियरी कंपनी है, आप एक पेरेंट कंपनी है, क्योंकि आपका कंट्रोल इसके ऊपर है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपको अकाउंटिंग होगी, अकाउंटिंग का यहां मेन मकसद क्या है? बाद में तुम्हें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेंगी, जो कि बेसिकली तुम्हें इंड AS 110 में पढ़ोगे। वो तुम्हें इंड AS 110 में पढ़ोगे क्योंकि इंड AS 110 का ताल्लुक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से है। करेक्ट। अब कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में क्या होता है, जो कि तुम्हें मालूम ही है, जो कंपनी ए है उसके जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज हैं, उन एसेट्स और लायबिलिटीज में तुम इनके जो तुमने एसेट्स और लायबिलिटीज लिए हैं उनको भी ऐड कर दोगे। इस तरीके से हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। पेरेंट कंपनी अपने एसेट और उनकी सब्सिडियरी के एसेट्स को मिलाकर के एक ही स्टेटमेंट में पेश कर देती है, जिसको तुम ग्रुप स्टेटमेंट भी बोलते हो। अब इंड AS 103 क्या कहता है कि जिस दिन तुम कंट्रोल एक्वायर करोगे, अब मैं किसी कंपनी का जब कंट्रोल एक्वायर करूंगा, मैंने बताया उस कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज को, इसका मतलब है कि मैं अपने नियंत्रण में ले रहा हूं। एक तरीके से मैं ले रहा हूं, और मैं बार बार वर्ड नियंत्रण नहीं कह सकता, इसका मतलब है मैं उस कंपनी के एसेट और लायबिलिटीज को ले रहा हूं। तो इंड AS 103 हमें कुछ गाइडलाइंस देता है। गाइडलाइंस ये देता है कि भाई, एक तो जब आप किसी कंपनी का कंट्रोल हासिल करेंगे तो डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन आपके पास कुछ एसेट्स आएंगे, कुछ लायबिलिटीज आएंगे। बिकॉज आपने कंट्रोल हासिल कर लिया है इस कंपनी के ऊपर, तो इस कंपनी के अब जितने भी शेयर्स हैं, मैंने कहा 70% तो आपके पास है, 30% NCI के पास है। तो इसका मतलब एक नई टर्म NCI का भी जन्म हो जाएगा। और जब मैं किसी कंपनी के एसेट और लायबिलिटी लूंगा, या किसी कंपनी के ये एसेट और लायबिलिटी मेरे पास कैसे आए? क्या ऐसे ही आ गए, फ्री में आ गए? ऐसे तो नहीं हुआ ना। मैंने इस कंपनी पे कंट्रोल हासिल करने के लिए कुछ पैसा खर्च करा। क्या पैसा खर्च करा? मैंने 70% शेयर इस कंपनी के खरीदे, और 70% शेयर खरीदने के लिए कंपनी ए को कुछ पैसा भी तो देना होगा या नहीं देना होगा? देना होगा ना। तो मान लेते हैं कि हमने 500 लाख रुपीस इस कंपनी को दिए 70% शेयर खरीदने के लिए। जो पैसा हम दे रहे हैं वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज कंसीडरेशन है। परचेज कंसीडरेशन, शेयर्स या कंट्रोल परचेज करने के लिए मुझे कुछ कंसीडरेशन कीमत देनी पड़ रही है। तो जाहिर है कि मैंने मान लेते हैं 500 लाख रुपीस दी, सिंप्लिसिटी के लिए 500 लाख रुपीस मैंने दिए, और हम सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं कि इनके जो नेट एसेट्स हमारे पास आए, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, सिंप्लिसिटी के लिए मैंने कहा मान लेते हैं 300 लाख के आए। तो इसका मतलब 200 लाख रुपए मैंने ज्यादा दिए, और अकाउंट्स में अगर मैं ज्यादा दे रहा हूं और मुझे कम मिल रहा है तो वो मेरे लिए कैपिटल लॉस है, जिसको कि हम गुडविल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। गुडविल जो व्यक्ति या जो एंटिटी पे करती है उसके लिए गुडविल कैपिटल लॉस होता है, जो रिसीव कर रहा है उसके लिए गेन हो सकता है, क्योंकि बहुत से बच्चे गुडविल को हमेशा बेनिफिट के रूप में देखते हैं। ऐसा नहीं है। अगर मैं एक मार्केट में एक शर्ट जिसकी वैल्यू 300 रुपए है, अगर मैं उसको 400 रुपए में लूंगा तो मेरे लिए लॉस है ना पापा। तो इसी तरह से इस कंपनी ने 500 लाख रुपए देकर के, मान लेते हैं इस कंपनी के नेट एसेट्स हासिल करे केवल 300 के, तो इसका मतलब कुछ गुडविल होगी। तो स्टैंडर्ड क्या कहता है कि जब आप किसी कंपनी पे कंट्रोल हासिल करेंगे, नंबर 1, एक तो उस कंपनी के कुछ एसेट आपके पास आएंगे, आप कुछ लायबिलिटी भी एज्यूम करोगे, कुछ NCI का भी केस होगा। अगर आपने 100% शेयर एक्वायर करें तब NCI का केस नहीं होगा, और कुछ गुडविल का केस भी हो सकता है। लेकिन अगर मान लो ऐसा होता, मैंने 500 लाख रुपए इस कंपनी को दिए और मेरे पास नेट एसेट 600 लाख के आ जाते,
तो उस केस में मुझे फायदा हो जाता है, उस केस में कैपिटल गेन हो जाता है, जिसको तुम किसी जमाने में कैपिटल रिजर्व बोलते थे AS14 के थ्रू। लेकिन अब हम कैपिटल रिजर्व की जगह एक नया वर्ड यूज करेंगे, गेन ऑन बारगेन परचेज। गेन ऑन बारगेन परचेज, गेन ऑन बारगेन परचेज। मान लेते हैं कि इस कंपनी के एसेट और लायबिलिटी, नेट एसेट्स 600 लाख के, 600 लाख के, और मैं इस कंपनी को अब बिजनेस एक्वायर कर रहा हूं, बिजनेस का मतलब इसके नेट एसेट्स एक्वायर कर रहा हूं, और मैं 500 लाख दे रहा हूं, तो यहां तो मुझे फायदा हो गया ना। तो जो फायदा होगा उसको हम गेन ऑन बारगेन परचेज बोलेंगे। तो स्टैंडर्ड क्या कहता है? स्टैंडर्ड, ये जो स्टैंडर्ड है इंड AS 103, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अभी आपने किसी ने कुछ नहीं लिखना, मैं सब कुछ लिखूंगा, सबको मालूम है मैं इतना खराब काम नहीं करता, ये थोड़ा सा रफ वर्क है। तो आपने जिस दिन डेट ऑफ कंट्रोल, जिस दिन आपने कंट्रोल हासिल करा, उस दिन आपके पास कुछ एसेट आए, कुछ लायबिलिटी आएगी, उस दिन कुछ NCI का कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा, क्योंकि कुछ शेयर्स आपके पास है, जिस कंपनी को आप टेक ओवर कर रहे हैं उस पर कंट्रोल तो आपका है, लेकिन उस पर कुछ हिस्सा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होल्डर का भी है, और कुछ गुडविल की बात भी हो सकती है, या फिर गेन ऑन बारगेन परचेज की बात भी हो सकती है। अब स्टैंडर्ड क्या कहता है? ये तो मैंने जनरल सी चीज बताई ना कि हमने किसी का बिजनेस लिया तो ऐसा होगा। तो स्टैंडर्ड क्या कहता है? ये इंड AS 103 क्या कहता है? इंड AS 103 कहता है कि डेट ऑफ कंट्रोल के दिन इंड AS 103 हमें कुछ गाइडलाइंस, कुछ हमें क्या बोलते हैं रूल्स, कुछ गाइडेंस प्रदान करता है। किस चीज के लिए? कि हम जो एसेट्स ले रहे हैं, जो लायबिलिटीज ले रहे हैं, और उस दिन जो NCI का कॉन्सेप्ट होगा, गुडविल का जो होगा, गेन ऑन बार्गेन परचेज होगा, इनकी किस तरीके से रिकग्नाइजेशन होगी और किस तरीके से मेजरमेंट होगी, ये स्टैंडर्ड कहता है। अब आगे भी थोड़ा चलते हुए नहीं, अब बात आती है अकाउंटिंग पे। अभी मैं इन चीजों के बारे में चर्चा करूंगा डिटेल में। अब थोड़ा सा अकाउंटिंग के बारे में पहले बात कर लें। सबसे पहला स्टेप तो ये स्टैंडर्ड क्या कहता है, इंड AS 103 के तहत जब आप अकाउंटिंग करेंगे, पहले तो मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, शुरू में मैं एक बात क्लियर कर दूं कि इंड AS 103 जो है वो अकाउंटिंग की जो गाइडलाइंस देता है वो इन दी बुक्स ऑफ एक्वायरर के लिए देता है, इन दी बुक्स ऑफ एक्वायरर के लिए देता है। ये एक्वायरर जो टेक ओवर कर रहा है, जो कंट्रोल हासिल कर रहा है, ये एक्वायरर की बुक्स के लिए ये स्टैंडर्ड जो है बेसिकली गाइडलाइन प्रस्तुत करता है। बस शुरू से ही मैंने ये पहले बात बता दी, इस बात को आपने अपने ध्यान में रखना है और जाने नहीं देना है अपने दिमाग से। सबसे पहले तो अकाउंटिंग करते वक्त आपको क्या करना होगा, ध्यान से सुने ये बात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइटली मत ले। बहुत से बच्चे सोचते क्या रफ वर्क चल रहा है, फटाफट क्यों नहीं काम कर देते, ऐसे नहीं होता पढ़ाई। मान लेते हैं कंपनी ए ने कंपनी बी का बिजनेस टेक ओवर करा, ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूं। कंपनी ए ने कंपनी बी का बिजनेस टेक ओवर करा, क्या मतलब निकला इसका? कंपनी ए ने कंपनी बी का कंट्रोल हासिल करा, गुड। कौन सी कंपनी एक्वायरर है? सर कंपनी ए एक्वायरर है, वेरी गुड, लग रहा है लेक्चर सुन रहे हो। कौन सी कंपनी एक्वायरी है? कंपनी बी एक्वायरी कंपनी है। जो एक्वायरर है इस केस में, बिकॉज ए ने बिजनेस टेक ओवर करा या कंट्रोल हासिल करा, तो ये एक्वायरर तो है। वैसे हम इसको आम बोलचाल की भाषा में, अकाउंटिंग की परिभाषा में, आम बोलचाल की भाषा में नहीं, अकाउंटिंग परिभाषा में लीगल एक्वायरर कहेंगे, लीगल एक्वायरर। क्योंकि लॉ की नजर में ए इसको टेक ओवर कर रहा है, तो निश्चित रूप से ए ही लीगल एक्वायर है लॉ की निगाहों में, और बी जो है लीगल एक्वायरी है। क्या है? लीगल एक्वायरी। क्या कहा मैंने, इसको पहले ध्यान से सुने, बी लीगल एक्वायरी है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब निश्चित रूप से मैंने कहा इंड AS 103 एक्वायरर की बुक्स के लिए बना है, तो अकाउंटिंग किसकी बुक्स में होनी चाहिए आप मुझे बताओ। अकाउंटिंग इस केस में मैंने कहा कंपनी ए ने कंपनी बी को लिया, तो अकाउंटिंग किसकी बुक्स में होनी चाहिए? निश्चित रूप से आप बोलेंगे सर ए की बुक्स में होनी चाहिए। मैं पूछूंगा क्यों, तो आप बोलोगे कि वो एक्वायरर है। बिल्कुल ठीक, जिस तरीके से अभी तक मैंने आपको बताया उस तरीके से आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। मैंने यही कहा कि एक्वायरर की बुक्स में अकाउंटिंग होगी, लेकिन यहां पर स्टैंडर्ड क्या कहता है कि आपको ध्यान रखना होगा, अकाउंटिंग जो होगी वो हमेशा अकाउंटिंग एक्वायरर में होगी, अकाउंटिंग एक्वायरर में होगी।
अकाउंटिंग जो होगी वो लीगल एक्वायरर या लीगल एक्वायरी में नहीं होगी, वो अकाउंटिंग एक्वायरर में होगी। सर ये अकाउंटिंग एक्वायरर क्या है? यही तो मैं तुम्हें पॉइंट बताना चाह रहा हूं। हालांकि तुम्हारे लेवल पे ऑनेस्टली स्पीकिंग इस तरीके का पॉइंट बहुत रेयर से रेयर आ सकता है, लेकिन फिर भी तुम्हें अलर्ट रहना चाहिए, तुम्हें मालूम सब चीज होनी चाहिए। अब तुम पढ़ रहे हो सिर्फ ये नहीं कि एग्जाम क्लियर करना है, अब कल आगे भी जाओगे ना, बड़े बड़े इंटरव्यू भी तो देने हैं बाबा, वहां पर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, उस समय तुम्हें ये चीज का बच्चे बहुत नेग्लेक्ट करते हैं। मैंने अपने पिछले 30 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में और कई कंपनी में बोर्ड ऑफ इंटरव्यू में का पार्ट होने के नाते मैं आपसे कह रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनिए। एंड जो अकाउंटिंग करी जाएगी वो लीगल एक्वायरर या लीगल एक्वायरी की बुक्स में नहीं करी जाती है, अकाउंटिंग एक्वायरर में करी जाएगी, लेकिन वो अकाउंटिंग एक्वायरर में करी जाएगी। अब अकाउंटिंग एक्वायरर का क्या मतलब है? वैसे तो ए बी को ले रहा है तो यही लीगल एक्वायरर है। और अगर मान लो मैं इस क्वेश्चन में तुम्हें इतनी सी स्टेटमेंट दूं कि कंपनी ए टू कंट्रोल ऑफ कंपनी बी या कंपनी ए एक्वायर्ड 70% स्टेक्स इन कंपनी बी, तो उस केस में तुम्हारा आंसर होना चाहिए सर कंपनी ए लीगल एक्वायरर है और ये अकाउंटिंग एक्वायरर भी है। 99.9999% लीगल एक्वायरर ही अकाउंटिंग एक्वायरर होगा, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन उसके आगे कभी कुछ देगा ही नहीं। क्वेश्चन की जो बिगनिंग होगी वो ऐसी ही होती है और वहीं तक रहती है कि सो एंड सो कंपनी एक्वायर्ड सो मच ऑफ कंट्रोल। तो ऐसे केस में आपके पास कोई चारा नहीं है और आपको मानना ही पड़ेगा कि जो लीगल एक्वायरर है वही अकाउंटिंग एक्वायरर होगा। लेकिन कभी कभी जैसा कि मैंने कहा, जो कि बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो लीगल एक्वायरी है वो अकाउंटिंग एक्वायरर, कभी कभी ऐसा हो सकता है। और जब ऐसा होता है उसको हम रिवर्स एक्विजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवर्स एक्विजिशन। तो ये बात मैंने आपको क्यों बताई कि हमें तो इवेंचुअलिटी कोई भी चीज ऐसी हो जाए तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो आपको ये चीज मालूम होना चाहिए। रिवर्स एक्विजिशन का मैंने एक सेक्शन अलग से बनाया हुआ है जिसमें हम अलग से क्वेश्चंस करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। तो मैंने वैसे जो तुम्हें बात बताई वो ये कि जो लीगल एक्वायरर होगा वही अकाउंटिंग एक्वायरर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बहुत रेयर केस में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो लीगल एक्वायरी है अकाउंटिंग पर्पस के लिए वो एक्वायरर माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कब हो सकता है? मान लेते हैं कंपनी ए है, कोई कंपनी है, कंपनी ए कंपनी बी को टेक ओवर करा, लेट अस से 70% शेयर एक्वायर करे। अब मैंने जैसा कि कहा ये लीगल एक्वायरर है, इसमें कोई डाउट नहीं, और ये लीगल एक्वायरी है, इसमें भी कोई डाउट नहीं, क्योंकि ए ले रहा है तो ये तो बड़ी साफ दिखने वाली चीज है, तो इसलिए ये लीगल एक्वायरर है, लीगल एक्वायरी है। लेकिन मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में एक समझौता हो गया। समझौता ये हो गया, भले ही ए ने 70% इस कंपनी के शेयर खरीदे, लेकिन समझौते के अंतर्गत कि सारा अधिकार, सारी रेलिवेंट एक्टिविटीज को डायरेक्ट करने का अधिकार कंपनी बी का रहेगा। तो उस केस में माना यह जाएगा कि भले ही ए ने बी को ले लिया है, फिर भी कंट्रोल जो है वो बी के हाथ में है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ऐसा होता है कई बार, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है, तो इसीलिए यह कॉन्सेप्ट बना है। हो सकता है अब तुम बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? मान लेते हैं कि कंपनी बी छोटी फर्म है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो सुपर एक्सपर्ट है। और मान लेते हैं आजकल स्टार्टअप का जमाना है और ये बड़ी कंपनी है, पुरानी कंपनी है, लेकिन ये स्टार्टअप के फील्ड में आना चाहती है। ये नए जमाने की कंपनी है, छोटी कंपनी है, इसके पास पैसा भी कम है, लेकिन इसके पास इंटेलिजेंसी, इंटेलेक्चुअल पावर, एक्सपर्टीज जो है ट्रिमेंडस है। तो ऐसे केस में कंपनी ए कहेगी ठीक है हम तुम्हारे 70% शेयर खरीद रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा है कि आप ही सारे काम झाम दे। तो उस केस में टेक्निकली कंट्रोल बी के पास है, तो हम कह सकते हैं कि कंट्रोल जिसके पास रहता है वही अकाउंटिंग एक्वायरर होगा और उसी की बुक्स में एंट्रीज करी जाएंगी। लेकिन मैंने जब तुम्हें यह कहा ए ने बी के 70% शेयर खरीदे, उसके बाद मैंने आगे यह भी बताया ना कि कंपनी बी विल टेक कंट्रोल ऑफ, ऐसा कुछ एग्रीमेंट होगा। लेकिन मैंने कहा मोस्टली तुम्हें क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया रहता है, इसलिए तुम्हें इस पॉइंट की बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी लेवल पे जो लीगल एक्वायरर होगा वही अकाउंटिंग एक्वायरर होगा। लेकिन कभी इवेंचुअलिटी में ऐसा लिखा हो तो तुम्हें यह मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप तो यह है कि हमें यह पहचानना आना चाहिए कि अकाउंटिंग एक्वायरर कौन है। हालांकि यह पहला स्टेप स्टैंडर्ड कहता है, लेकिन ये प्रैक्टिकल लाइफ के लिए कहता है। जब तुम प्रैक्टिकल लाइफ में पहुंचोगे तब तुम्हें वहां पर देखना पड़ेगा भाई अकाउंटिंग एक्वायरर कौन है। इस लेवल पे तो जो एक्वायर कर रहा है तुम्हारे लिए वही अकाउंटिंग एक्वायरर होगा।
स्टेप नंबर 2 क्या कहता है? अब स्टेप नंबर 2 कहता है एक बार जब आपको पता लग गया कि अकाउंटिंग एक्वायरर कौन है, अब मान लेते हैं कि ए ने बी को टेक ओवर करा, और मान लेते हैं, जब मैं कह रहा हूं टेक ओवर करा तो इसका मतलब कंट्रोल हासिल करा, और मान लेते हैं कि कंट्रोल 1/4/2023 को हासिल करा। करेक्ट? मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ये डेट ऑफ कंट्रोल है। इस दिन कंट्रोल ए के पास आ गया। मान लेते हैं कि बी बिजनेस है और ए लीगल एक्वायरर भी है, अकाउंटिंग एक्वायरर भी है। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि दूसरा स्टेप है आपको डेट ऑफ कंट्रोल या डेट ऑफ एक्विजिशन फाइंड करना। ये आपका दूसरा स्टेप है। हालांकि इसमें भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। भाई आपने जिस तारीख को इन्वेस्टमेंट करी वही आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन या डेट ऑफ कंट्रोल होगी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब स्टैंडर्ड तीसरी बात क्या कहता है अकाउंटिंग के लिए? कहता है एक बार जब ये पता लग जाए कि कौन सी तारीख को कंट्रोल आपके पास आया, अब आप उस दिन क्या करेंगे? रिकॉग्नाइज करेंगे। रिकॉग्नाइज क्या क्या करेंगे? आप रिकॉग्नाइज करेंगे आइडेंटिफाइबल एसेट। अभी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं IFA, आइडेंटिफाइबल एसेट। अब आपने कंपनी बी को टेक ओवर तो करा, कंपनी बी के बहुत सारे एसेट्स हैं, बहुत सारी लायबिलिटीज हैं। अब रिकॉग्नाइज करने का पहले तो मतलब क्या होता है? बहुत से बच्चों को मैंने देखा ये छोटी छोटी चीजें कई बार पता नहीं होती ना, ये बड़ी समस्या हो जाती है। मान लेते हैं, अब वैसे तो मेरी शॉपिंग करने की ज्यादा आदत है नहीं, तुम्हें मालूम है, वैसे भी अपने मम्मी डैडी से तुम पूछोगे, खासतौर से अपने डैडी से जब तुम पूछोगे, अपने पापा से जब पूछोगे, तो वो तुम्हें ज्यादा बेहतर पोजीशन में बताएंगे कि बेटे मैरिज के बाद ना इस तरह के काम जो है वो बेसिकली पापा के अंडर में रहते ही नहीं है। तो ये काम बेसिकली तुम्हें मालूम है कि वाइफ ज्यादा करती हैं और हम लोगों के हाथ में ये काम कम होते हैं। लेकिन खैर चलो, एक दिन कहने पर वाइफ के मैं शॉपिंग करने चला गया, वाइफ ने बोला कुछ फर्नीचर वगैरह ले आओ। अब तुम्हें मालूम है मेरे जैसे आदमी को ज्यादा ये चीजें पता नहीं है, ना फर्नीचर का, ना सब्जी का, ना वेजिटेबल्स का, क्या उनका रेट चल रहा है, क्या चल रहा है, कैसे हैं। खैर मैं मार्केट में अपने हिसाब से कुछ चेयर्स लानी थी, मान लेते हैं मैं 5 चेयर्स लेके आ गया। अब मैंने देखा वेखा कुछ नहीं, मैं लेकर के आ गया, मुझे ज्यादा मैं पता है शॉपिंग करनी आती नहीं है। अब जब मैं घर में आ गया, सामान भी रख दिया, करेक्ट। सामान रखने के बाद 1 घंटे के बाद बाप रे, वाइफ का फेस पूरा रेड फेस्ड हो गया और बहुत जोर जोर से मुझे डांट पड़ने लगी। सर क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। तो अपने पापा से पूछना कभी, जब वो सामान लाते हैं तो फिर मम्मी किस तरह से डांटती है आपको, उनको कई बारी। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। उसका कारण क्या था? अब वो 5 में से 2 चेयर का तो हाल इतना बुरा था कि उसके ऊपर तो हम क्या बैठते, उसको अपने ऊपर बैठाना। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कितनी चेयर लेकर के आया? 1 2 3 4 एंड 5। वाइफ को गुस्सा आया, क्या उठपटांग सामान लेके आए, तुम्हें कुछ आता नहीं है। अब मैं क्या कहता, मैं चुपचाप बैठा रहा। तो 2 चेयर तो वाइफ ने गुस्से में आके कहा उसको फेंक ही दिया। अब जरा समझने की कोशिश कर, मैंने 5 चेयर खरीदी थी, लेकिन 5 में से हमने रिकॉग्नाइज कितने को करा? रिकॉग्नाइज का मतलब, चलो फॉर्चुनेटली वाइफ ने कहा ये 3 चेयर रख लेते। रिकॉग्नाइज करने का मतलब आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? इसका मतलब है पहले तो हम ये देखेंगे कि जो इतने सारे इसके एसेट हैं उसमें से कौन कौन से एसेट को हमने अकाउंट में अपने रखना है। और आइडेंटिफाइबल एसेट का मतलब है ऐसे एसेट जिनकी सेपरेट कॉस्टिंग करी जा सके, सेपरेट वैल्यू निर्धारित करी जा सके, यानी कि उसकी कॉस्टिंग में किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। तो स्टैंडर्ड कहता है कि एक तो कौन कौन से एसेट आप रिकॉग्नाइज करेंगे, ऑफ कोर्स उसके बारे में हम हिदायतें बाद में देखेंगे। तो जिस दिन आपने कंट्रोल हासिल करा उस दिन आप आइडेंटिफाइबल एसेट और लायबिलिटीज जो आपने एज्यूम करी हैं, और मैंने कहा उस दिन एनसीआई का कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, और उस दिन गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज, इन दोनों में से कोई एक ही चीज होगी। वो डिपेंड करता है कि आपने परचेज कंसिडरेशन ज्यादा दिया या कम दिया। तो जिस दिन आपने कंट्रोल हासिल करा उस दिन आप रिकॉग्नाइज करेंगे आइडेंटिफाइबल एसेट, लायबिलिटीज एज्यूम्ड, एनसीआई को। एनसीआई तभी रिकॉग्नाइज हो सकती है, मैंने कहा जब आपने 100% से कम शेयर, 50% से ज्यादा लेकिन 100 से कम परसेंट हासिल करें। और उस दिन आपको क्या नफा हुआ या नुकसान हुआ, कितना कैपिटल लॉस हुआ, कितना कैपिटल गेन हुआ।
तो जिस दिन आपने कंट्रोल हासिल करा, पहले तो आपको यह काम करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड ये कहता है। अब रिकॉग्नाइज का मतलब तो आपको पता लग गया ना कि रिकॉग्नाइज का मतलब क्या है। रिकॉग्नाइज का मतलब कोई मेजरमेंट नहीं है। रिकॉग्नाइज का मतलब तो है भाई मैं पहले इस चीज को रखूं या नहीं रखूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो अब स्टैंडर्ड फिर आगे क्या कहता है? स्टैंडर्ड कहता है कि एक बार जब आपने ये रिकॉग्नाइज कर लिए तो अब आप इनको मेजर करेंगे। क्या करेंगे? मेजर करेंगे। यू विल मेजर देम, मेजरमेंट। अब स्टैंडर्ड मेजरमेंट के बारे में क्या कहता है, जरा ये भी देखें। स्टैंडर्ड मेजरमेंट के बारे में ये कहता है कि आपने ये जितनी भी चीजें एक्वायर करी हैं, करेक्ट, जितने भी आइटम जो मैंने लिखे थे, आइडेंटिफाइबल एसेट, फिर मैंने लिखा था लायबिलिटीज, फिर मैंने लिखा था एनसीआई, इज इट क्लियर टू यू? फिर मैंने लिखा था गुडविल या गेन ऑन बारगेन परचेज। स्टैंडर्ड कहता है ये जितनी भी चीजें आपने रिकॉग्नाइज करी हैं, इनको आप फेयर वैल्यू पे मेजर करेंगे। किस पे मेजर करेंगे? फेयर वैल्यू पे करेंगे। ये क्या कहता है? स्टैंडर्ड कहता है। लेकिन अब हम ये देखेंगे, स्टैंडर्ड ये तो कह देता है कि हमने जितने भी एसेट्स, लायबिलिटी, एनसीआई, गुडविल, जीओबीपी रिकॉग्नाइज करा है, इनको हमें फेयर वैल्यू पे मेजर करना है। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। अब प्रॉब्लम क्या होता है, जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं उसमें ये अपवाद लिखे जाते हैं ना, बच्चों की समझ में नहीं आते। एक मिनट में जरा रफ शीट्स ले लूं। आज रफ शीट्स काफी ज्यादा लग गई हैं अभी तक फेयर, क्योंकि पहली क्लास में जनरली फेयर काम हो नहीं पाता है इस स्टैंडर्ड में। ये फेयर काम आपको पता है मैं इस तरह की शीट्स में करूंगा। अभी बेसिकली ओवरव्यू चल रहा है, पहले आप अपने को अच्छी तरह से चीजों से वाकिफ कर लें। तो जितने भी ये मेजरमेंट की बात मैंने बताई, तो मेजरमेंट जो होगा वो किस पे होगा, ये अब आपको पता लग गया। मेजरमेंट इन चीजों का किस पे होगा? फेयर वैल्यू पे। लेकिन जैसा कि प्रैक्टिकल लाइफ में हर चीज होती है, हर चीज के अपवाद होते हैं, तो इनके भी कुछ अपवाद हैं। अब ये चीजें तुम्हें बहुत अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए, क्योंकि आपके जो छोटे क्वेश्चन आएंगे, एक तो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, जो छोटे क्वेश्चंस होंगे वो इस टॉपिक पर होते हैं। कई बार बच्चे ये पढ़ते ही नहीं है। प्रॉब्लम तो ये है, एक्सेप्शंस, हर चीज के कुछ अपवाद होते हैं। अभी हमने दो चीजें पढ़ी कि डेट ऑफ कंट्रोल के दिन हम इन चीजों को एक तो रिकॉग्नाइज करेंगे और उसके बाद हम इनको मेजर करेंगे। अब मेन चीज है कि जो मेजरमेंट होती है वो फेयर वैल्यू पे होती है, करेक्ट, फेयर वैल्यू पे, स्टैंडर्ड के मुताबिक। ये स्टैंडर्ड कह रहा है, लेकिन मैंने कहा इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ अपवाद हैं। अपवाद क्या है? अब ये चीज ना आपको बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। रफ शीट्स पे जरा पहले किनारे रख दूं, ये बार बार गिर जाती है ना तो थोड़ी समस्या हो जाती है। तो इनमें कुछ अपवाद हैं, जो अपवाद आपको पहले तो मालूम होने चाहिए। मैंने रफ शीट्स इधर रख दी हैं। हाँ, एक्सेप्शंस की बात चल रही, तो हर चीज के कुछ एक्सेप्शंस हैं, इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन क्या है? पहले तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए, इसको हम बोलेंगे एक्सेप्शन टू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल। रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल। पहले तो जनरल रूल क्या है कि जिस एंटिटी को आपने टेक ओवर करा, उसके जितने भी आइडेंटिफाइबल एसेट हैं और जो जो लायबिलिटीज आपने एज्यूम करी है, उनको आप रिकॉग्नाइज करेंगे। ये तो जनरल रूल है, ये तो रूल है। जब हम इस रूल के खिलाफ चले जाएंगे तो तब वो अपवाद बन जाएगा, एक्सेप्शन बन जाएगा। मैं कहना क्या चाहता हूं, जैसे कि मान लेते हैं मैंने कंपनी बी को टेक ओवर करा। अब कंपनी बी को मैंने टेक ओवर तो करा, लेकिन कंपनी बी की हम मान लेते हैं कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी है, कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी है। आपको मालूम है कंटिंजेंट लायबिलिटी का एग्जैक्ट मतलब क्या है? बताओ पहले, देखे जरा। कौन सा स्टैंडर्ड कंटिंजेंट लायबिलिटी पे से डील करता है? एक तो एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 और जो इंड एएस है वो इंड एएस 37। इंड एएस 37, वैसे ये दोनों कहने के लिए अलग अलग हैं, 99% ये दोनों स्टैंडर्ड सेम ही है। एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस 29 और इंड एएस 37 डील करते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी से। कंटिंजेंट लायबिलिटी का पहले तो मतलब मैं तुम्हें याद दिला दूं। मान लेते हैं ये मेरी बैलेंस शीट की डेट है। आपको मालूम है ना, बैलेंस शीट की डेट को रिपोर्टिंग डेट भी कहते हैं, इससे हम रिपोर्ट करते हैं। बैलेंस शीट की डेट के दिन अगर आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन का मतलब एक ऐसा दबाव जिससे आप छूट नहीं सकते, एक ऑब्लिगेशन है, एक दबाव है, कंपल्सन है।
मान लेते हैं कि बैलेंस शीट के दिन आपका कोई केस चल रहा है किसी के खिलाफ, कोई केस अभी रनिंग में है, किसी पार्टी ने आपके ऊपर या आपकी एंटिटी के ऊपर कोई केस करा हुआ है, वो केस अभी चल रहा है। लेकिन एक बात साफ है कि अगर वो केस आप हार जाओगे तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, तो इस ऑब्लिगेशन से आप बच नहीं सकते। बैलेंस शीट के दिन बिकॉज ये केस चल रहा है तो आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन तो है, लेकिन क्या आपको पैसा देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, इस बात का पता फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन से चलेगा। प्रॉब्लम ये है, तो बैलेंस शीट की डेट को जब दबाव आपके ऊपर होता है किसी चीज का, उसको तो कहते हैं प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट का क्या मतलब है? बहुत से लोगों को अकाउंट में प्रेजेंट का मतलब नहीं पता रहता। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब है ऑब्लिगेशन ऑन द रिपोर्टिंग डेट, ऑब्लिगेशन ऑन द रिपोर्टिंग डेट। क्योंकि रिपोर्टिंग डेट का मतलब उस दिन आपने फाइनेंशियल तैयार कर रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, अगर आपको यह लगता है कि फ्यूचर में प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ फंड्स है, अगर आउटफ्लो ऑफ फंड्स की प्रोबेबिलिटी है, तब तो हम इसे रिकॉग्नाइज करेंगे लायबिलिटी के रूप में। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो नहीं है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ फंड्स भी है, तब तो ये लायबिलिटी के रूप में रिकॉग्नाइज होगी, नहीं तो फिर ये कंटिंजेंट लायबिलिटी के रूप में फुट नोट में रिकॉग्नाइज होती है। यहां तक ठीक है, ये तो मैंने एक जनरल सी बात बताई। लॉजिकली क्या होता है, यानी कि तब ये कंटिंजेंट लायबिलिटी के रूप में रिकॉग्नाइज होगी। अब लॉजिकली तो रूल क्या है, मैंने जो आपको बात बताया, जब हम किसी कंपनी को टेक ओवर करते हैं नॉर्मली, और अगर उस कंपनी की कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी है तो हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, नॉर्मली हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, ये तो है जनरल रूल। लेकिन इंड AS 103 क्या कहता है कि अगर आपने किसी एंटिटी को टेक ओवर करा, यानी कि इसका कंट्रोल टेक ओवर करा, तो उस कंपनी की अगर कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी है तो आप उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ फंड्स हो या ना, irrespective of the fact whether there is probability of outflow of funds or not, you are going to recognize it। इसलिए ये रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल का अपवाद है, यानी कि डेट ऑफ कंट्रोल के दिन जब आप एसेट्स लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करेंगे तो कभी कभी हम जनरल रूल्स के खिलाफ जाएंगे, तो उसको लिए इंड AS 103 क्या कहता है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल का ये एक्सेप्शन है, क्योंकि जनरली रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल ये कहता है कि कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑफ द एंटिटी शुड नॉट बी एक्चुअली रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ द एक्वायरर। लेकिन इंड AS 103 क्या कहता है कि आप इसको रिकॉग्नाइज करेंगे चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ फंड्स हो या ना हो। यह बात समझ में पहले आपके आ जानी चाहिए। उसके बाद कुछ और एक्सेप्शन है, ये बीच बीच में रफ शीट्स के बीच में क्या हो रहा है, फिर क्या एक्सेप्शन है। अगली एक्सेप्शन है जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्शंस टू रिकॉग्नाइजेशन एंड मेजरमेंट। रिकॉग्नाइजेशन एंड मेजरमेंट, अब ये जो हैं, जो मैं अब लिखाऊंगा, ये एक्सेप्शन है रिकॉग्नाइजेशन एंड मेजरमेंट की। सर इसका क्या मतलब है? पहले तो मैं जो कह रहा हूं उस पर ध्यान दो। सपोज मैंने किसी कंपनी का कंट्रोल हासिल करा, और जिस कंपनी का मैं कंट्रोल हासिल कर रहा हूं, मान लेते हैं उसकी इनकम टैक्स के रूप में कोई लायबिलिटी है, मान लेते हैं उसके कोई एम्प्लॉय बेनिफिट्स के रूप में लायबिलिटी है, उस कंपनी ने अपने कुछ एम्प्लॉयज को भी पैसा देना होगा, ये सब लायबिलिटी के आइटम। हम ये भी मान लेते हैं कि उस कंपनी का कोई एसेट भी है, जिसका नाम मैंने क्या लिखा, इंडिम्निफिकेशन एसेट। इंडिम्निफिकेशन एसेट का क्या मतलब है पता है? इंडिम्निफाई का क्या मतलब है? इंडिम्निफाई का मतलब है कंपनसेट करना, कंपनसेट करना। सपोज किसी पार्टी ने मेरे को कहा हुआ है कि अगर ऐसा होगा तो वो हमें कंपनसेट करेगी, यानी कि वो हमें इंडिम्निफाई करेगी। तो इस तरीके से कभी कभी इंडिम्निफिकेशन एसेट भी होते हैं, हालांकि इनको मैं कंटिंजेंट एसेट नहीं कहना चाहता, इंडिम्निफिकेशन एसेट होती, करेक्ट, कि अगर ऐसा हो जाएगा तो वो कंपनी हमें कंपनसेट करेगी। अब मान लेते हैं मैंने जिस कंपनी को टेक ओवर करा, कंपनी बी को,
उसकी ये लायबिलिटीज हैं और उसके कुछ इस तरह के एसेट भी हैं, इंडिम्निफिकेशन एसेट और कुछ ये लायबिलिटीज हैं। अब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में अगर मैं कंपनी बी को टेक ओवर करता तो नॉर्मल रूल तो यह है कि इन आइटम्स को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। जनरल रूल तो यह है कि अगर कोई कंपनी है जिसको मैं टेक ओवर कर रहा हूं, उसकी जो इनकम टैक्स लायबिलिटी, मैं बोलूंगा भाई तुम अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी को खुद निपटो, मैं थोड़ी निपटूंगा। तुम्हारे एम्प्लॉयज हैं, अब तुमने अपने एम्प्लॉयज को जो पैसा देना है वो दो। और इसी तरह से वो कंपनी जिसको हम टेक ओवर कर रहे हैं वो भी नहीं चाहेगी कि उनको जो पैसा मिलना है, जो मुआवजा मिलना है, वो हमें मिले। तो हम क्या, जो कंपनी जिसको हम टेक ओवर कर रहे हैं वही हमें ये एसेट नहीं देगी, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि हम इस एसेट को भी नहीं लेंगे। जनरल रूल ये है कि इस तरह की लायबिलिटी और इस तरह के एसेट्स को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, ये जनरल रूल है। लेकिन इंड AS 103 क्या कहता है, पहले तो जरा ये देखें। अब इंड AS 103 ये कहता है कि हम इन सबको रिकॉग्नाइज करेंगे, यानी कि इन सबको भी रिकॉग्नाइज करेंगे, इनकम टैक्स को भी, एम्प्लॉय बेनिफिट्स को भी और इंडिम्निफिकेशन एसेट्स को भी हम रिकॉग्नाइज करेंगे। इसलिए ये रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल का अपवाद बनते, क्योंकि जनरल रूल है कि इनको रिकॉग्नाइज नहीं करते, लेकिन हम इनको रिकॉग्नाइज करेंगे इंड AS 103 के अंतर्गत। अब ये जो आइटम्स है, मैंने कहा एक्सेप्शन टू रिकॉग्नाइजेशन एंड मेजरमेंट। अभी अभी मैंने बताया कि जो एसेट्स और लायबिलिटीज हम टेक ओवर करेंगे उनको हम फेयर वैल्यू पे मेजर करेंगे, लेकिन ये स्टैंडर्ड क्या कहता है कि तुम इनको पहले तो रिकॉग्नाइज करोगे और जब इनको मेजर करोगे तो फेयर वैल्यू पे नहीं करोगे। तो इसलिए ये फेयर वैल्यू का अपवाद हो गई। सर इनको फेयर वैल्यू पे नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। इनको कौन सी वैल्यू पे करेंगे? ऑनेस्टली स्पीकिंग कौन सी वैल्यू पे करेंगे? मैं कहूं बुक वैल्यू पे, तो ऐसा भी नहीं है। कई बार एग्रीड वैल्यू हो सकती है, प्रेजेंट वैल्यूज हो सकती हैं और बुक वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन हम इनको फेयर वैल्यू पे मेजर नहीं करते। इसलिए कहा जाता है कि ये जो आइटम्स हैं ये रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल का भी अपवाद है और मेजरमेंट प्रिंसिपल का भी अपवाद है। बात समझ में आ गई? तो ये बारीक चीजें तुम्हें मालूम होनी चाहिए। तो हमने क्या अपवाद देखे? एक तो हमने कंटिंजेंट लायबिलिटी को देखा जो कि रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल का अपवाद है। फिर हमने ये आइटम देखे अभी सेकंड केस में जो कि रिकॉग्नाइजेशन और मेजरमेंट दोनों के अपवाद है, इनकम टैक्स, एम्प्लॉय बेनिफिट्स और इंडिम्निफिकेशन एसेट। अब एक तीसरी चीज आ गई, वो सिर्फ मेजरमेंट का अपवाद है, वो मेजरमेंट का अपवाद है, मेजरमेंट का अपवाद, एक्सेप्शन टू मेजरमेंट प्रिंसिपल। अब मेजरमेंट प्रिंसिपल का जो अपवाद है वो क्या है आइटम? जैसे कि री एक्वायर्ड राइट्स। सर ये कैसे कैसे नाम ले रहे हो, ये क्या है? एसेट है, लायबिलिटी है? बेटा ये एसेट ही है। री एक्वायर्ड राइट्स, री एक्वायर्ड राइट्स का क्या मतलब होगा? जैसे मान लेते हैं, तुम्हें तो हर चीज समझानी पड़ती है ना। मान लेते हैं कि कोई कंपनी है E1 और मान लेते हैं ये कंपनी जो है सॉफ्टवेयर में डील करती है और इनकी टेक्नोलॉजी बड़ी फेमस है। तो एक दूसरी कंपनी ने, मान लेते हैं F1 ने, इस कंपनी से कांटेक्ट करा कि आप अपनी टेक्नोलॉजी हमें दे दो, ये हमारी फ्रेंचाइजी बन के काम कर रही है। अच्छी बात है। तो हमने अपनी टेक्नोलॉजी, अपने राइट्स इनको दे दिए, हमने राइट्स इनको दे दिए। लेकिन मान लेते हैं 9-10 साल के बाद हमारी कंपनी ने इस कंपनी को टेक ओवर कर लिया, F1 को टेक ओवर कर लिया। इनडायरेक्टली इसका मतलब है जो राइट्स हमने दिए थे वो राइट्स हमारे पास वापस आ गए। इसको रीएक्वायर्ड राइट्स कहते हैं, ये भी एसेट है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो एक तो रीएक्वायर्ड राइट्स, फिर शेयर बेस्ड पेमेंट जो कि एक चैप्टर भी है तुम्हारा, शेयर बेस्ड पेमेंट्स, और उसके बाद एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। एसेट्स, तुम्हें पता है बैलेंस शीट में एसेट्स हेल्ड फॉर सेल अलग आइटम के रूप में दिखाए जाते हैं, मतलब सेपरेट लाइन आइटम के रूप में दिखाए जाते हैं। ये मेजरमेंट का अपवाद है। कैसे? क्योंकि मैंने अभी बताया कि स्टैंडर्ड कहता है कि एसेट्स लायबिलिटी जो आपने टेक ओवर करे हैं जनरली उनको फेयर वैल्यू पे मेजर करना होगा। लेकिन अगर ये आइटम तुम टेक ओवर कर रहे हो, करेक्ट, जिस एंटिटी को तुम टेक ओवर कर रहे हो, अगर उसके ये आइटम्स हैं तो तुम्हें लेने पड़ेंगे, लेकिन तुम उनको मेजर कैसे करोगे? क्या फेयर वैल्यू पे करोगे? तो स्टैंडर्ड क्या कहता है कि इनको हम फेयर वैल्यू पे नहीं करेंगे। फिर कैसे मेजर करेंगे? इन पर्टिकुलर एसेट से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड हैं, इनसे रिलेटेड जो रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड हैं, उसके हिसाब से, उनकी गाइडेंस के हिसाब से इनको वैल्यू करा जाएगा। जैसे कि हम बाद में देखेंगे एसेट्स हेल्ड फॉर सेल जो है इंड AS 105 के अंतर्गत आता है। तो इंड AS 105 के अंदर जो है वो रूल ये है,
फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अभी तुम्हारे को एकदम से वर्ड समझ में नहीं आएगा, तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे अधिकतर ये मेजर करे जाते हैं। और इसी तरह शेयर बेस्ड पेमेंट वगैरह बाद में हम देखेंगे, इंड एस 102 के तहत आता है। इसी तरह से ये इंटेंजिबल एसेट के अंतर्गत आता है। तो इन रिस्पेक्टिव जो एसेट्स की गाइडलाइंस है उसके अंतर्गत हमें इनको मेजर करना पड़ता है। तो ये चीजें स्टैंडर्ड में हैं, ये चीजें तुम्हें मालूम होनी चाहिए। फाइनली फिर स्टैंडर्ड क्या कहता है, जिस दिन तुम टेक ओवर करोगे, एसेट्स लायबिलिटी के बारे में तो बात करी, उस दिन तुम्हें गुडविल भी कंप्यूट करनी पड़ेगी, गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज। अब गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज कैसे कंप्यूट करते हैं, इसके लिए आप 2 मिनट का मुझे टाइम दें, या 2 मिनट का, चलो मैं 5 मिनट का आपको रेस्ट दे देता हूं। 5 मिनट के रेस्ट के बाद फिर हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है? 5 मिनट का रेस्ट।
तो वेलकम अगेन। तो बेटे लास्ट ब्रेक से पहले, फिर मैं लास्ट सेशन कहने वाला था, ब्रेक से पहले मैंने बताया फिर हमें गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज कंप्यूट करना आना चाहिए। गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज कैसे कंप्यूट करेंगे ये मैं डायरेक्टली आपको ऐसे समझा देता हूं। सपोज कोई कंपनी ए है, ठीक है, कंपनी ए ने हम मान लेते हैं इस तारीख को, ये डेट ऑफ कंट्रोल है, कुछ भी मान लो, डेट ऑफ कंट्रोल 1/4/2023 मान लेते हैं कि कंपनी ए ने कंपनी बी में इस 70% स्टेक्स खरीदे। शुरू से मैं यही कह रहा हूं, इसलिए मैंने वही टर्म रखे। हम ये भी मान लेते हैं कि 70% स्टेक्स खरीदने के लिए हमने 700 लाख रुपीस इनको दिए, 700 लाख रुपीस दिए। 70% हमने स्टेक्स का मतलब उनकी शेयर कैपिटल खरीदी, उनके शेयर्स खरीदने के लिए जो जितने भी शेयर्स थे कंपनी बी के, उसमें से 70% शेयर हमने खरीदे और हमने 700 लाख रुपीस दिए। करेक्ट, नंबर 1। डेट ऑफ कंट्रोल के दिन हम मान लेते हैं कि जो कंपनी बी है उसके जो एसेट्स हैं, सिंप्लिसिटी के लिए मैं मान लेता हूं कि उसके जो एसेट्स हैं वो हैं 1800 लैक्स के एसेट्स। ये उनकी फेयर वैल्यू है, एसेट्स की फेयर वैल्यू 1800 लैक्स है, और उनकी जो लायबिलिटीज हैं उनकी फेयर वैल्यू हम मान लेते हैं 900 लैक्स की। चलो हम मान लेते हैं 800 लैक्स की। करेक्ट, 800 लैक्स की लायबिलिटीज। इसका मतलब जो कंपनी बी है उसके जो नेट एसेट्स हैं, सिंप्लिसिटी के लिए उसको हम 1000 बोल सकते हैं कि नहीं। अब मुझे गुडविल कंप्यूट करनी है, तो गुडविल कंप्यूट करने के लिए स्टैंडर्ड क्या कहता है, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, 100% ऑफ, स्टैंडर्ड की लैंग्वेज के मुताबिक 100% ऑफ नेट आइडेंटिफाइबल एसेट। नेट का मतलब ही होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी। 100% ऑफ नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स को लिखेंगे। 100% ऑफ नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स का क्या मतलब हो गया, जिस कंपनी को मैंने टेक ओवर करा उसके एसेट्स 1800, लायबिलिटी 800, तो 1000 का 100% 1000 ही होगा। यानी कि नेट एसेट्स की जो भी वैल्यू है वो 100% हम लिखेंगे। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसमें से मैं लेस करूंगा। देखो ये कंपनी बी है ना, ये भूलना नहीं है, और ये भी भूलना नहीं है कि कंपनी बी में आपके 70% स्टेक्स हैं, तो 30% स्टेक दूसरों के भी तो हैं। ये जो अदर शेयर होल्डर्स हैं इनको नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होल्डर बोलेंगे, और हम तो पेरेंट एंटिटी हैं, इसमें कोई डाउट थोड़ी है। तो इसका मतलब हम जब किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस कंपनी के नेट एसेट्स में हमारे हिस्से बन जाते हैं इन प्रपोर्शन टू आवर शेयर होल्डिंग। बिकॉज हमारे 70% स्टेक हैं, तो इस कंपनी के जो नेट एसेट्स हैं उसमें 70% स्टेक्स हमारे हैं और 30% नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होल्डर के हैं। तो डेट ऑफ कंट्रोल के दिन उनके नेट एसेट्स 1000 हैं। अब उसमें से 30% जो है वो एनसीआई को बिलोंग करते हैं, क्योंकि एनसीआई का प्रपोर्शन 30% है। अब 30% ऑफ 1000 में देखूं तो 30% तुम्हारा आ जाएगा 300। किसी कारण से तुम एक काम कर लो, इसको 600 कर लो लायबिलिटीज को, किसी कारण से। करेक्ट, कोई बात नहीं, मैं कुछ समझाने के लिए कर रहा हूं। 1200 नेट एसेट्स हो गए, तो 1200 में लिख देता हूं, 1800 माइनस 600। अब 1200 का अगर मैं 30% देखूं तो कितना आ जाएगा, इंटू 30%, दैट इज 360 आ जाएगा। यानी कि जो डेट ऑफ कंट्रोल के दिन एक्वायरी कंपनी के नेट एसेट्स 1200 हैं, लेकिन उस 1200 में से 300 जो हैं, 300 पे हक जो है वो अदर शेयर होल्डर का है। तो इसका मतलब जो बच गया, अब मैं 1200 में से माइनस कर देता हूं ये, तो बच कितना गया, 840 बच गया। इसका मतलब डेट ऑफ कंट्रोल के दिन जब हमने इन्वेस्टमेंट करी तो हमारे हिस्से में, जिसको मैं बोलूंगा शेयर ऑफ एक्वायरर, शेयर ऑफ एक्वायरर, हमारे हिस्से में इतने नेट एसेट्स आए। ये कहा जा सकता है, ये कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता? सर बिल्कुल कहा जा सकता है। लेकिन इतने एसेट हासिल करने के लिए आपको कंसीडरेशन कितना देना पड़ा, कीमत कितनी देनी पड़ी, कितना पैसा खर्च करा आपने 70% स्टेक्स खरीदने के लिए? 700 लाख रुपए, 700 लाख। तो इसका मतलब
आपके पास नेट एसेट्स तो ज्यादा है, 840 रुपए का सामान आया लेकिन आपको कीमत केवल 700 देनी पड़ी, तो ये जो डिफरेंस होगा इसको मैं बोलूंगा गेन ऑन बार्गेन परचेज। गेन ऑन बार्गेन परचेज, अब की बार आपको फायदा हो गया क्योंकि जो आपने कीमत अदा करी वो कम है जो आपके पास आ रहा है उसके मुकाबले। लेकिन सपोज आपका हिस्सा, वैसे ही बता रहा हूं, सपोज आपका हिस्सा 600 ही होता सपोज, और 700 रुपए आपने पेमेंट करी होती, तो उस केस में 100 लाख रुपए गुडविल होती। जब कंसीडरेशन ज्यादा होगा आपके हिस्से के नेट एसेट से तो गुडविल होगी, अदरवाइज गेन ऑन बार्गेन परचेज होगा। वैसे मैं एक बात आपको यह भी बताता चलो, जहां इतनी बात मैंने बता दी है, गेन ऑन बार्गेन परचेज वैसे कभी आ ही नहीं सकता, कभी भी नहीं आ सकता। सपोज आपका एक बिजनेस है, उस बिजनेस की वैल्यू देखने के लिए तुम क्या करोगे, नेट एसेट्स लोगे ना। मान लेते हैं आपके बिजनेस 1000 करोड़ के बराबर है, अगर आपके बिजनेस की वैल्यू 1000 करोड़ के बराबर है तो क्या आप मुझे 1000 से कम पे बेचोगे? नहीं बेचोगे। तो लॉजिकली गेन ऑन बार्गेन परचेज कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन रेयर केसेस में ऐसा हो सकता है। ऐसा तब हो सकता है अगर आपको अपना बिजनेस किसी मजबूरी के तहत बेचना पड़े, किसी कंपल्सन के तहत बेचना पड़े, या क्या बोलते हैं किसी दबाव के तहत बेचना पड़े। वो दबाव किसी भी तरह का हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, जियो पॉलिटिकल हो सकता है। तो किसी भी दबाव के तहत जब कोई कंपनी अपना बिजनेस बेचती है तो तब ऐसा हो सकता है कि आप अपनी बिजनेस की वैल्यू से कम पर बेचे, तो तब तो गेन ऑन बार्गेन परचेज आ सकता है, अदरवाइज गेन ऑन बार्गेन परचेज कभी भी नहीं आ सकता। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? ये बात समझ में आई या नहीं? अब जो भी मैंने डिस्कशन करा है यहां ध्यान दें। पहले मैं जरा जो भी डिस्कशन अभी मैंने आपसे करा, अभी तक जो मैंने करा, पहले मैं जरा उसके बारे में आपसे चर्चा कर लूं। करेक्ट, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं। लीजिए जी, आप पॉज कर करके इनको नोट करेंगे जैसे कि मैंने करे हुए। अब लिखाने की अलग से इसलिए जरूरत नहीं क्योंकि सब चीज मैं आपको बता चुका हूं। बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इन डेज एंडेड इन 3, जो कि डिपेंड करता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड 3 पर। मैंने जो चीजें बताई वही चीजें मैंने इसमें लिखी हुई हैं। स्टैंडर्ड प्रोवाइड सम गाइडलाइंस एंड एस्टेब्लिशेस सम प्रिंसिपल्स एंड रिक्वायरमेंट्स फॉर एन एक्वायरर with respect to recognition and measurement of identifiable assets, liabilities assumed, non-controlling interest, goodwill और gain on bargain purchase, जो कि मैं शॉर्ट फॉर्म में GOBP लिखूंगा। यही मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड जो है कुछ गाइडलाइंस देता है, कुछ प्रिंसिपल्स देता है, करेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू रिकग्नाइजेशन एंड मेजरमेंट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। फिर इंड एस 103 मैंने बताया था कब अप्लाई होता है। इंड एस 103 अप्लाइज टू ए ट्रांजेक्शन और इवेंट that meets the definition of business combination, तभी ये अप्लाई होगा। बिजनेस का सिंपल वर्ड्स में मतलब क्या है ये मैंने आपको बताया। बिजनेस का सिंपल वर्ड्स में मतलब है इनपुट प्लस प्रोसेसेस विच इज इक्वल टू आउटपुट। अब आपको मालूम होना चाहिए कि इनपुट का क्या मतलब है। इनपुट का मतलब है ग्रुप ऑफ एसेट, प्रोसेस का मतलब है सेट ऑफ एक्टिविटीज, सेट ऑफ एक्टिविटीज का भी मतलब टेक्नोलॉजीज, वर्कफोर्स, मैन पावर, करेक्ट, एक्सपर्टीज। तो इन दोनों को कंबाइन करके हम कैपेबल होने चाहिए इकोनॉमिक बेनिफिट्स हासिल करने के लिए। इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रॉफिट्स के रूप में, डिविडेंड के रूप में हो सकते हैं। तो अगर हम किसी एंटिटी को लें और वो एंटिटी बिजनेस की परिभाषा को पूरा करेगी तो तभी इंड एस अप्लाई होगा। फिर मैंने लिखाया टर्म बिजनेस कॉम्बिनेशन रेफर्स टू ए ट्रांजेक्शन और एन इवेंट इन विच। अब ये तो मैंने बिजनेस का मीनिंग बताया, अब बिजनेस कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है। बिजनेस कॉम्बिनेशन का मतलब एक ऐसे इवेंट या ट्रांजैक्शन से है जिसमें कि एक्वायरर जो है, ये शीट नंबर 1 है, एक्वायरर एक्वायर्स कंट्रोल ऑफ वन और मोर बिजनेसेस। तो जब हम एक या एक से ज्यादा बिजनेसेस का कंट्रोल हासिल करते हैं तो उसको हम बिजनेस, उस इवेंट को हम बिजनेस कॉम्बिनेशन बोलते हैं। एक्वायरर का मतलब मैंने तुम्हें बता ही दिया, इज द एंटिटी दैट एक्वायर्स द कंट्रोल्स ऑफ द अदर एंटिटी। Acquiree is the entity whose control is being acquired। इसमें भी कोई मुझे बताने लायक नहीं है। अकाउंटिंग पे अभी मैंने लंबी चौड़ी चर्चा करी। मैंने बताया एज पर इंड एस 103 एक्विजिशन मेथड शेल बी यूज्ड फॉर अकाउंटिंग ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। हाँ, इंड एस 103 ये कहता है कि जब एक्वायरर अपनी बुक्स पे अकाउंटिंग करेगा तो उस मेथड को हम बोलते हैं एक्विजिशन मेथड। एक्विजिशन मेथड के अंतर्गत अकाउंटिंग करते वक्त मैंने जो बताया था वही चीजें अब यहां मैंने लिखी हैं। स्टेप, पहला स्टेप है आइडेंटिफाइंग द एक्वायरर।
मैंने आपको बताया था कि बेसिकली जो अकाउंटिंग होगी, आइडेंटिफाइंग द एक्वायरर मींस आइडेंटिफाइंग द अकाउंटिंग एक्वायरर, क्योंकि बेसिकली अकाउंटिंग एक्वायरर की बुक्स में हो सकती है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि कभी कभी लीगल एक्वायरर जरूरी नहीं है कि अकाउंटिंग एक्वायरर हो, हालांकि 99.99% लीगल एक्वायरर ही अकाउंटिंग एक्वायरर होता है, लेकिन रेयर केस में एक्वायरी भी अकाउंटिंग पर्पस के लिए एक्वायरर हो सकता है। फिर मैंने बताया था डिटर्मिनेशन ऑफ एक्विजिशन डेट। तो डिटर्मिनेशन ऑफ एक्विजिशन डेट का वही मतलब है जिस दिन कंट्रोल आपके पास आया। तो ये बेसिकली पहले और दूसरे स्टेप की आपको अकाउंटिंग करते वक्त कभी जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन जस्ट फिर भी अब मैंने लिखाना था, मैंने लिखाया। फिर मैंने बताया था रिकॉग्नाइजेशन ऑफ आइडेंटिफाइबल एसेट, डेट ऑफ कंट्रोल के दिन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ, पहले तो आप रिकॉग्नाइज करेंगे आइडेंटिफाइबल एसेट, लायबिलिटी एज्यूम, एनी एनसीआई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, एनी गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज। मेजरमेंट, फिर मैंने आपको बताया था कि इन सारे आइटम्स को हम फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं। यहां मैंने एक लाइन लिखी हुई है, हालांकि ये लाइन मैं आगे डिस्कस करूंगा, और इस लाइन का ताल्लुक एनसीआई से है, बाद में हम देखेंगे, क्योंकि अभी तो मैंने तुम्हें यही बताया था कि जो एनसीआई है, मैंने अभी तुम्हें यह बताया कि मेजरमेंट सारे आइटम्स का फेयर वैल्यू पे होता है। हालांकि हमने कुछ अपवाद देख ही लिए हैं, और उन अपवादों में एक मेन पॉइंट ये भी है एनसीआई के बारे में। एनसीआई के बारे में क्या है कि जो एक्वायरर है उसको ये छूट दी है इंड एस 103 ने। एक्वायरर कंपनी के पास ये चॉइस है कि एनसीआई को वो मेजर कर सकती है फेयर वैल्यू के हिसाब से भी और प्रोपोर्शनेट मेथड के हिसाब से भी। मैंने कहा इसका मतलब जो है जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो तब समझ में आएगा, लेकिन अभी मैंने कहा यहां पर लिखाना है तो मैंने लिखा दिया। एक्वायरर के पास ये चॉइस है कि एनसीआई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को मेजर करा जा सकता है फेयर वैल्यू पर भी और प्रोपोर्शनेट बेसिस पर भी। इसका क्या मतलब है ये हम आगे देखेंगे। फिर मैंने अब तुम्हें बता ही दिया कि एक्सेप्शन टू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल, जिसमें मैंने तुम्हें कंटिंजेंट लायबिलिटी के बारे में बताया। कंटिंजेंट लायबिलिटी को हम रिकॉग्नाइज करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ फंड्स, चाहे आउटफ्लो ऑफ फंड्स हो या ना हो। हालांकि जनरल रूल मैंने बताया था कंटिंजेंट लायबिलिटी के बारे में, क्या है ये कंटिंजेंट लायबिलिटी एसीएल। जनरल रूल रिगार्डिंग कंटिंजेंट लायबिलिटी इज दैट कंटिंजेंट लायबिलिटी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ फंड्स। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी को हम रिकॉग्नाइज का मतलब अपनी बैलेंस शीट के अंदर, फाइनेंशियल के अंदर तभी लिखते हैं जब प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ फंड्स होती है, अदरवाइज हम नहीं लिखते हैं। लेकिन यहां हमें लिखना पड़ेगा। फिर मैंने तुम्हें दूसरा एक्सेप्शन बताया था जो कि रिकॉग्नाइजेशन का भी अपवाद है और मेजरमेंट का भी। इनकम टैक्स, एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड इंडेमनिफिकेशन एसेट्स। मैंने बताया था एक तो हम इनको रिकॉग्नाइज करेंगे लेकिन हम इनको फेयर वैल्यू पे नहीं करेंगे। शेल बी रिकॉग्नाइज्ड पहले तो, एंड शेल नॉट बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। अब इनको हम मेजर कर सकते हैं बुक वैल्यू पर भी, एग्रीड वैल्यू पर भी, प्रेजेंट वैल्यू पर भी, वो डिपेंड करता है कि क्या वैल्यूज हमारे सामने है। फिर तीसरा एक्सेप्शन है मेजरमेंट का, ये केवल मेजरमेंट प्रिंसिपल को है। इसमें मैंने अभी तुम्हें बताया रीएक्वायर्ड राइट्स, शेयर बेस्ड पेमेंट, एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। मैंने कहा ये सारे आइटम्स जो हैं इनको जब हम मेजर करेंगे तो फेयर वैल्यू पे नहीं करेंगे। इन तीनों से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड है, इंटेंजिबल एसेट रिलेट करता है रीएक्वायर्ड राइट से, शेयर बेस्ड पेमेंट से डील करता है इंड एस 102, एसेट्स हेल्ड फॉर सेल से डील करता है इंड एस 105। तो उनकी जो गाइडलाइन है उन गाइडलाइन के अनुसार इनको जो है रिकॉग्नाइज करा जाता है। ये मैंने बताया, आप पॉज करके इनको अच्छी तरह से लिख लेंगे नोट्स, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने अभी अभी आपको यह बताया मेजरमेंट ऑफ गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज। गुडविल को मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, 100% ऑफ नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स पहले लेंगे, जो कि हमने अभी देखा था। हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें मैंने कहा 1000 कितना 1800 माइनस 600, 1200 उनके नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स थे। उसमें से फिर हमने नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का हिस्सा देखा, शेयर ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होल्डर्स इन नीफा, नीफा का मतलब नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स। और जो बच गया वो ये बताता है कि एक्वायरर के हिस्से में इतना अमाउंट आया और उसके लिए हमने इतना कंसीडरेशन पे करा। अगर कंसीडरेशन का अमाउंट इससे ज्यादा होगा तो गुडविल आएगी, कंसीडरेशन का अमाउंट इससे कम होगा तो गेन ऑन बार्गेन परचेज आएगा। इसी को समझने के लिए एक एग्जांपल और देख सकते हो। मान लेते हैं कोई एंटिटी ए है, उसने 80% कंट्रोल हासिल करा इस कंपनी के ऊपर। तो ये कंपनी ए एक्वायरर है, ये लीगल एक्वायरर है,
और यही अकाउंटिंग एक्वायरर माना जाएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन में कुछ और नहीं कहा जाएगा, जो कि 99 के 100% नहीं कहा जाएगा, इसलिए तुम्हारे लेवल पे एक्वायरर ही, जो लीगल एक्वायरर होगा वही अकाउंटिंग एक्वायरर होगा। ये लीगल एक्वायरी है। कंट्रोल मान लेते हैं हमने इस दिन 80% कंट्रोल हासिल करा, और 80% कंट्रोल हासिल करने के लिए हमने 15 लाख रुपए दिए। 1/12/2023 को लेटर से कंट्रोल हासिल करा, ये डेट ऑफ एक्विजिशन या डेट ऑफ कंट्रोल है। हम ये भी मान लेते हैं कि डेट ऑफ कंट्रोल के दिन नेट आइडेंटिफाइबल एसेट यानी कि एसेट्स माइनस लायबिलिटी एक्वायरी कंपनी के 10 लाख के, सिंप्लिसिटी के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब मेरे को इसमें गुडविल की वैल्यू कंप्यूट करनी है, तो मैं कैसे करूंगा, तो ये मैं रफ में आपको करके दिखा देता हूं, इस वाले की भी लीजिए जी। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, मैंने 15 लाख, चलो मैंने यहां वैसे करा ही हुआ है, रफ में क्या करूं, ये यहां पर ये शीट पड़ी, एक्चुअली मैं शीट ढूंढ रहा था। पहले तो मैं ये देखूंगा कि जिस कंपनी को हम टेक ओवर कर रहे हैं उसके नेट आइडेंटिफाइबल एसेट कितने हैं, 10 लाख के हैं। तो 100% ऑफ नेट आइडेंटिफाइबल एसेट 10 लाख के। लॉजिकली समझना है, क्रैम नहीं करना है। अगर आप क्रैम करोगे कभी लाइफ में कुछ बात बनेगी नहीं। अब जिस कंपनी को आप टेक ओवर कर रहे हैं, डेट ऑफ कंट्रोल के दिन उसके इतने एसेट हैं, बस अब आपने इसको 2 हिस्सों में बांटना है। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, क्योंकि 80% कंट्रोल आपके पास है, तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होल्डर 20% है। देखो यहां मैं जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की वैल्यू देख रहा हूं ना, ये प्रोपोर्शनेट मेथड बेसिस पर देख रहा हूं। हालांकि एनसीआई को हम फेयर वैल्यू बेसिस पर भी मेजर कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे वो अभी बाद में हम देखेंगे। तो शेयर ऑफ एनसीआई 10 लाख में से एनसीआई का प्रोपोर्शन 20% है, तो मैं कहूंगा 10 लाख के एसेट्स में से 2 लाख के जो नेट एसेट्स हैं वो एनसीआई के लिए बचे, एनसीआई के हिस्से में आए। बाकी जो 8 लाख बचे, शेयर ऑफ एक्वायरर इन नेट आइडेंटिफाइबल एसेट ऑफ एक्वायरी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन एक्वायरी के जो नेट एसेट 10 लाख के थे, उसमें से हमारा हिस्सा 8 लाख का आया। तो ये लॉजिक से हम पढ़ रहे हैं। अब 8 लाख के लिए मैंने 10-15 लाख रुपए पे करे, काफी ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ा, तो 7 लाख रुपए ये गुडविल है। अब जब नेक्स्ट चैप्टर में हम आपसे अब जब नेक्स्ट सेशन में मेरी आपसे मुलाकात होगी, तो हम सेक्शन 1 की तरफ जाएंगे। सेक्शन 1 में हमने बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं, तकरीबन 11 क्वेश्चन रखे हैं, जिनका ताल्लुक गुडविल, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होल्डर्स और गेन ऑन बारगेन परचेज से। उसमें हम एनसीआई एट फेयर वैल्यू के बारे में भी बात करेंगे। तो ठीक है, ये सेशन मेरे को उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट सेशन में फिर मेरी और आपकी मुलाकात होगी, और काफी रफ शीट्स आज जमा भी हो गई है। यहाँ पर तुम देख रहे हो, ये कम से कम काफी शीट्स हैं। तो नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे मुलाकात होगी, ठीक है। ओके देन, हैव ए गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस यू।